ऐसा ही बयान मैंने जब सुना रामभद्राचार्य का तो मुझे बड़ा दुख हुआ और ये लगा कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर अब तक कार्रवाई देश में उसके अगेंस्ट नहीं हुई है तो अब ये समय है इसके खिलाफ लीगल एक्शन होने की आवश्यकता है और इसके खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए और उसको अरेस्ट भी होना चाहिए। रामभद्राचार्य को चाहे ये मोदी जी कितने नज़दीक हों, लेकिन इन्होंने ये जो बात कही है कि आरक्षण की वजह से देश में गृह युद्ध होगा, ये बात कोई सिंपल बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोगों को उकसा रहा है कि आरक्षण इस देश में लागू है तो वो आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करें और गृह युद्ध तक ले आएं। ये जो नेपाल में हुआ है आप देख रहे हैं कि गृह युद्ध की जो पोजीशन बनी है, मैं सरकार को डिस्ट्रॉय किया गया, नष्ट किया गया, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, सब में आग लगाई गई। आप देख ही रहे होंगे सरकार भी बदल गई तो तख्ता पलट पूरे तरीके से हो चुका है। तो वो ये चाह रहा है कि इसी तरीके से इंडिया में भी हो और ऐसे समय पर ये बात कहना जब नेपाल में ये इंसिडेंट चल रही है, अभी भी वहाँ कार्रवाई चल रही है कि गृह युद्ध आरक्षण की वजह से हो सकता है, तो लोगों को भड़काने वाला सवाल है और जाति के आधार पर ये लोगों को भड़का रहा है। इसके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए क्योंकि संविधान में पढ़ा भी नहीं है और ये आपको पता है ब्लाइंड भी है, मतलब तो इनकी आंखें भी नहीं दिखाई पड़ेंगे कैसे, मतलब और पढ़ के इसको सुनाई भी देगा तो क्या सुना रहा है पता भी नहीं चलेगा और संविधान में क्या है क्या नहीं है, लॉ में क्या क्या नहीं है, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो लीगल फील्ड हम जैसे लोग, ये लोग तो कथावाचक हैं, तो ये फिर संविधान के ज्ञाता कैसे बन जाते हैं? संविधान के ज्ञाता है ही नहीं है, अपने आप को संवैधानिक ज्ञाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं अननेसरी, और ये चाहते हैं कि धार्मिक आधार पर लोग इनकी बात को सुनते हैं तो इन बातों को भी सही मान करके चल करके और संविधान में झूठा प्रचार करते हैं कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर है, रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। ये सब झूठी बातें हैं क्योंकि अपने धार्मिक जो इनकी जो प्रतिष्ठा है देश में लोगों के बीच में, तो उस प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करते हुए, प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चाहते हैं कि लोग इनकी झूठी बातों को सच मान लें। रामभद्राचार्य ये तो बाबा साहब पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी मतलब चिंता की बात है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के अगेंस्ट भी ऐसी बात ये कह रहे हैं और ये पहले भी कहते आ रहे हैं बाबा लोग। हमें लगता है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है, इनके खिलाफ एक भारी विरोध करने की आवश्यकता है। सर, मनु स्मृति की बड़ी पैरवी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि मनु की जो स्मृति थी वो सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का। मनुस्मृति बिल्कुल संविधान नहीं है। आपको बताइए बाबा साहब ने उसमें मनुस्मृति में आग भी लगाई थी और आग लगनी भी चाहिए थी, उनको सही लगाई थी, उनको शक नहीं है। संविधान के तहत मनुस्मृति तो वैसे भी जीरो है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ, संविधान धार्मिक ग्रंथों को नहीं मानता। वो अगर वो धार्मिक ग्रंथ हुए संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट हैं, संविधान के प्रोविजंस के बिल्कुल अगेंस्ट है मनुस्मृति, आपको पता ही है, क्योंकि वो शूद्रों के, दलितों के और महिलाओं के खिलाफ बहुत सी बातें कर रखी है। उसके अलावा वो राइट टू इक्वलिटी को नहीं मानता। लेकिन सर एक बात और इन्होंने इस अपने इंटरव्यू में कही है रामभद्राचार्य ने कि जिसको संस्कृत नहीं आती वो विद्वान नहीं हो सकता। ये बिल्कुल झूठा है। भाषा, किसी एक भाषा को ना जानने का मतलब ये नहीं है कि वो विद्वान नहीं हो सकता। अगर इनकी बात को सही माना जाए तो इसका मतलब सातों को विद्वान नहीं है, कोई संस्कृत नहीं जानते बहुत से लोग। इस तरीके से अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, चाइना में, जापान में विद्वान ही नहीं है। ये इन्होंने कहाँ से देख लिया? ये बिल्कुल झूठ फैलाते हैं, मतलब ये अननेसेसरी झूठी बात लोगों के बीच में कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में भी संस्कृत कोई जो है ज्यादा लोगों की भाषा नहीं थी, सिर्फ इलीट लोगों की, जो ब्राह्मण लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उनकी भाषा थी। और बाकी जो लोग हैं, शूद्र लोग हैं या आउटकास्ट जो SC/ST के लोग हैं, उन लोगों की भाषा प्राकृत और पाली थी, ना कि ये भाषा थी। तो इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, वो झूठ है। सर, जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा, जिस समय इन्होंने ये बयान दिया है कि देश में गृह युद्ध हो सकता है आरक्षण की वजह से, तो क्या देश की सारी समस्याओं की जड़ी आरक्षण है क्या, जिस प्रकार ये बयान दे रहे हैं? अभी तक हमारे देश में 1950 से लेकर अब तक गृह युद्ध नहीं हुआ। पता क्यों नहीं हुआ? आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए नहीं हुआ। आरक्षण जिस दिन हट जाएगा तो गृह युद्ध की संभावना बनेगी। ये उल्टा काम है। मतलब आरक्षण हटेगा तो गृह युद्ध होगा? हो सकता है। आरक्षण ही ऐसी एक प्रोविजन है हमारे संविधान में जो गृह युद्ध को अब तक टाले हुए है, क्योंकि SC/ST OBC जैसे करीब 85% के लोग और उससे ज्यादा भी लोग, वो लोगों के अधिकारों को हनन किया गया है लंबे समय से। अगर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में ना होती तो मुझे ऐसा लगता है अब तक शायद गृह युद्ध हो चुका होता। कोई SC/ST OBC के लोग, उनको नौकरियों में आरक्षण मिलता नहीं, ना वो पढ़ने के, ना वो किसी स्कूल में एडमिशन ले पाते, ना कॉलेज में एडमिशन ले पाते, ना जज, इंजीनियर या कोई डॉक्टर, वकील बन पाते, और ना किसी जो है आप समझिए ना MLA MP बन पाते। तो उस स्थिति में मुझे पूरी उम्मीद है कि डेमोक्रेसी बिल्कुल जीरो होता है। डेमोक्रेसी के देश में कंसेप्ट नहीं होता। डेमोक्रेसी को लोग, बाबा साहब ने कहा तो उखाड़ के फेंक दिया होता, तो वो अब तक फेंक चुके होते, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या इनका कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या आप अपनी तरफ से कोई कदम उठा रहे हैं कि इस प्रकार के? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इस पे कार्रवाई, इनके स्टेटमेंट पर बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि अब इन्होंने सीमा को अपनी को पार कर दिया है। अभी तक फिर भी कह सकते हैं कि सीमा में
तो तभी भी नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक सीमा में थे, ऐसा कह सकते हैं। अब इन्होंने सीमा को उनको पार कर दिया है, क्योंकि वो गृहयुद्ध आरक्षण की वजह से होगा, ये बात कह रहे हैं। तो ऐसा ही संभव है कि लोगों को ये जो है आपस में ये अबेटमेंट करते हो, फुसलाते हो, धमकाते हो, या उनको जो बहकाते हो कि आप आरक्षण लग रहा है इसलिए आप गृहयुद्ध के लिए आगे बढ़े। ऐसा हो सकता है कि अंदरूनी ये करते हो। तो मुझे लगता है जब ओपन कह सकता है बंदा, तो अंदरूनी घरों में, मीटिंगों में, सभाओं में जो इनकी अलग होती होगी, तो उसमें निश्चित रूप से गृहयुद्ध के लिए भड़काते होंगे। सर, आपको नहीं लगता बहुत एजेड हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, क्या पता मानसिक संतुलन खो बैठे हो, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं? नहीं, ये तो साफ है, मानसिक संतुलन तो खो बैठे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इनकी पीछे की स्टेटमेंट से और आपका स्टेटमेंट दिया उससे यही कहा सकता है। कोई व्यक्ति जो थोड़ा भी अगर नॉलेज रखता है तो इनके मानसिक संतुलन खो बैठे को सही मानेगा। कह रहे हैं ना कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये उनका कहना है। मैं ऐसा है कि ये लोग हमेशा ये कहते हैं, बीजेपी भी हमेशा ये कहती है, आरएसएस भी हमेशा ये कहती है, जो लोग आरक्षण के अगेंस्ट हैं वो हमेशा कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण पहले संभव ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पहले इन द सेंस जजमेंट में कह चुका है। वो तो मोदी जी ने अमेंडमेंट करके आर्थिक आधार पर 10% लोगों को दे दिया है, वो भी जनरल वालों के लिए, जो SC ST OBC के लिए नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण कभी नहीं हो सकता। ये जो है कोई गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इस बात की व्यवस्था संविधान में पहले भी कर रखी है। आरक्षण सिर्फ बैकवर्डनेस के आधार पर हो सकता है, और बैकवर्डनेस मैं आपको बता दूं कि वो 3 तरह की बैकवर्डनेस के आधार पर हो सकता है, और तीनों का उसमें मिला जुला प्रभाव रहता है, जिसमें सामाजिक बैकवर्डनेस, शैक्षिक बैकवर्डनेस और तीसरी आर्थिक बैकवर्डनेस। आर्थिक बैकवर्डनेस का जो है उसमें परसेंटेज बिल्कुल बहुत कम है, नगण्य परसेंट, मेन सामाजिक आधार पर बैकवर्डनेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कई बार कह चुका है, और सामाजिक आधार पर बैकवर्डनेस ही क्राइटेरिया है, या अनडिसेबिलिटी क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का, ये आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। इसीलिए इसकी बात ये गलत है और इसका विरोध करने की आवश्यकता है। और लोग चाहते हैं आरएसएस बीजेपी के आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, लेकिन ऐसा हम जैसे लोग होने नहीं देंगे। ऐसे बयान तो लगातार आ रहे हैं, तो इनका रोक क्यों नहीं लगा रही है सरकार? सरकार इनके फेवर में है। आपको पता होगा कि रामभद्राचार्य साथ मोदी जी मिलते रहते हैं एक दूसरे से, तो संभव ही नहीं हो सकता कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इस केस में भी जब उन्होंने अभी जो ये गृहयुद्ध की बात की है, इस केस में भी एक्शन होने की संभावना मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ अब आंदोलन का रूप लें, जिससे कि इसके अगेंस्ट जो है सरकार दबाव में आकर के एक्शन ले। देश में जाति के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पर सर, इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो आरक्षण था वो संविधान में 10 साल के लिए रखा गया था, लेकिन इसको बढ़ाया जा रहा है बार बार। राजनीतिक पार्टियां अपने मकसद से इसको बढ़ा रही हैं। देखिए, ऐसा है गजेंद्र जी, ये बात बिल्कुल गलत है कि 10 साल के लिए आरक्षण। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि रिजर्वेशन जो नौकरियों में है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है वो 10 साल के लिए था। वो आरक्षण की कोई समय सीमा हमारे संविधान में नहीं है। वो जो आरक्षण मिलता है नौकरियों में आर्टिकल 16 में मिलता है, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में मिलता है वो आर्टिकल 15 के तहत मिलता है। दोनों आर्टिकल्स में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, बिल्कुल भी जिक्र नहीं है कि रिजर्वेशन कब तक चलेगा। ये रिजर्वेशन तब तक चलेगा जब तक कि बैकवर्डनेस इस देश से, छुआछूत इस देश से खत्म नहीं हो जाती। आर्थिक बैकवर्डनेस की बात नहीं है, सामाजिक बैकवर्डनेस की बात है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो रिजर्वेशन 10 साल की जो बात करते हैं, वो रिजर्वेशन 10 साल सिर्फ जो है MLA MP के रिजर्वेशन के लिए था। और उसके अलावा वो रिजर्वेशन जो था सिर्फ 10 साल के लिए था। उस रिजर्वेशन को 10 साल से आगे आज तक बढ़ाता चले जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जो रिजर्वेशन है जो नौकरियों में है और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए है, वो 10 साल के लिए था। वो हमेशा चलता रहेगा जब तक लोग बैकवर्ड रहेंगे, ये संविधान में लिखा हुआ है। सर, एक तरफ ये जो बाबा हैं, इन्हें हम कह सकते हैं ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है संविधान की, लेकिन एक जज हैं JB पर्दीवाला जी, उन्होंने भी, जब गुजरात के हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने भी यही कहा था कि आरक्षण जो है वो देश को बांट रहा है, जैसे भ्रष्टाचार, करप्शन से उसकी तुलना करी उन्होंने आरक्षण की। देखिए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा खतरा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जस्टिस JB पर्दीवाला आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और वो 2028 से लेकर के 2030 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो वो मास्टर रोस्टर रहेंगे, किसी भी केस को किसको भेजा जाएगा इनका अधिकार क्षेत्र में रहेगा, सिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र में। तो हम इससे पहले चले जाते हैं कि जब ये गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, तो उस वक्त उन्होंने एक जजमेंट पास किया था। वो जजमेंट हार्दिक पटेल के केस में था। जब जिस वक्त आंदोलन हार्दिक पटेल कर रहा था पाटीदारों को रिजर्वेशन के लिए गुजरात में, तो बहुत सारा आंदोलन हुआ, आपको पता होगा। तो उसी में उनके बेल से संबंध में, अरेस्ट के संबंध में एक केस हाई कोर्ट में फाइल होता है गुजरात में। उसका जजमेंट जस्टिस JB पर्दीवाला जी ने ही दिया था। उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात थी। सारे देश के लोग, जो विपक्षी पार्टियों के लोग और SC ST लोग इकट्ठे जज के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब उन्होंने बात क्या कही थी, हमें ये समझने की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको चैनल के माध्यम से मैं उसको पढ़ना चाहूँगा।
बात यह है कि वो उन्होंने कोई किसी सभा में, किसी मीटिंग में, किसी सामाजिक सरोकार के संबंध में बात नहीं कही है, वो बात उन्होंने अपने जजमेंट में लिख के कही है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि जस्टिस JB पर्दीवाला जी का जो है माइंड रिजर्वेशन के संबंध में क्या है और क्या उनकी मेंटलिटी है। उन्होंने अपने पैरा 62 के उस जजमेंट में ये कहा था, इफ I am asked by anyone to name two things which has destroyed this country or rather has not allowed the country to progress in the right direction, then the same is reservation and corruption. आगे लिखते हैं, it is very shameful for any citizen of this country to ask for reservation after 65 years of independence. आगे जजमेंट का पार्ट है, लिखा हुआ है, when our constitution was framed it was understood that reservation would remain for a period of 10 years but unfortunately it has continued even after 65 years of independence. The biggest threat today for the country is corruption. ये उन्होंने जजमेंट में अपने में हार्दिक पटेल वाले में लिखा था। इस जजमेंट के बाद में देश में हंगामा हुआ, विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा में इम्पीचमेंट मोशन के खिलाफ मूव किया। उसके बाद गुजरात की सरकार इनके बचाव में आई और उन्होंने वहाँ एप्लीकेशन फाइल की कि जो आपने कमेंट्स किए इस कमेंट को वापस लिया जाए। तो बाद में फिर जस्टिस JB पर्दीवाला ने ही वो जो कमेंट्स जजमेंट में था वो एक्सपेंस कर दिए, यानी खत्म कर दिए। लेकिन हमें ये पता चलता है कि जस्टिस JB पर्दीवाला जी की मेंटलिटी रिजर्वेशन के संबंध में क्या है। इनकी मेंटलिटी वही है जो मेंटलिटी इंस्पेक्टर रामभद्राचार्य जी की है, ये बात समझने की है। और अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं 2028 से और 30 के बीच, जो बनेंगे वो तो 100% बनेंगे, कोई बात ही नहीं है, बनेंगे, तो उसके बाद अगर रिजर्वेशन के संबंध में कोई केस आएगा ये सुमोटो लेकर, ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन को ये खत्म कर दें, क्योंकि इनके तो पहले ही विचार रिजर्वेशन के संबंध में जजमेंट में पहले गुजरात हाईकोर्ट में आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और मैं आपको बता दूं, मुझे इसका भी बड़ा दुख हुआ इस जजमेंट को पढ़ने के बाद में जो जस्टिस JB पर्दीवाला ने दिया था, जिसमें कह रहे हैं कि माना गया था, सोचा गया था कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए हो, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको फिर बता दूं, तो क्या इनको भी जानकारी नहीं थी पूरी? या तो इनको जानकारी नहीं थी या जानकारी होने के बावजूद भी ये अनजानकार बन रहे थे, मैं ऐसा कह सकता हूं। आर्टिकल 330 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जो MPO को रिजर्वेशन की बात करता है, सिर्फ उसी में लिखा हुआ है 10 साल के लिए होगा। मतलब जो पॉलिटिकल आरक्षण है वो 10 साल के लिए, 10 साल के लिए होगा। बाकी जो एजुकेशन में और नौकरी में आरक्षण है वो 10 साल के लिए नहीं। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ आपसे, वो रिजर्वेशन चलता रहेगा जब तक हमारे देश में अनटचेबिलिटी है, हमारे देश में बैकवर्डनेस है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं। 1000 साल भी चल सकता है, 10,000 साल भी चल सकता है, और इसमें कोई संविधान में बाइंडिंग नहीं है, कोई इसमें संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है उस संबंध में। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती है, जो तमाम आबा बाबा हैं संविधान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं अब कि जब तक छुआछूत रहेगी ये आरक्षण बरकरार रहेगा। ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें लग रहा है लोगों को, बीजेपी को लोग, दलित लोग बहुत से SC ST इस लोग वोट भी कर रहे हैं। तो पहले आपको पता होगा जब मोहन भागवत जी ने आज के खिलाफ स्टेटमेंट दिया तो उनकी जो है प्रॉब्लम हुई थी काफी, और सरकार बिहार में सरकार चली गई थी। तो वो नहीं चाहते कि उनका जो पॉलिटिकल विंग है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना है, तो वो मजबूरी बस ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। इसमें कोई शक नहीं। RSS और ये जो मोहन भागवत जी भी चाहते हैं कि रिजर्वेशन यहाँ से खत्म हो जाए, सिर्फ आर्थिक आधार पर ही बचे, या वो भी ना बचे। ये सर, ये जो रामभद्राचार्य, जो तमाम ये साधु संघ शंकराचार्य हैं, इनका क्या योगदान है समाज के लिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं? क्या मान्यता है क्या इनकी संविधान में? कोई संविधान में इनके संबंध में कोई मान्यता नहीं है, किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा कोई पद जो है जैसे कि इनका रामभद्राचार्य का है, पूरी किसी शंकराचार्य का है, ऐसा पद संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है और हो भी नहीं सकता। संविधान इनसे बहुत दूर है। और बाबाओं को, ऐसे लोगों को अपने धर्म के संबंध में कोई बात कहना चाहते हो कहें, संविधान के संबंध में, लॉ के संबंध में, कोर्ट के संबंध में अपनी टिप्पणी ना करें। कोई उन्हें संविधान का ज्ञान ही नहीं है। अगर इनको ज्ञान है रामचरितमानस का, रामायण का, महाभारत, उसके बारे में टिप्पणी करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन संविधान में तो इस टिप्पणी करने के अधिकार क्षेत्र भी इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।